गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि टाइट्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खास करके उसकी प्रोसेस जो कि मैंने कहा था कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं, जो जर्नल प्रोसेस है, फ्लास्क लेना, उसमें एनालाइट को डालना, ब्यूरिट के अंदर टाइट्रेंट को भरना, इंडिकेटर डालना और फिर जो एंड पॉइंट आता है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आज आप लोग देखेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूं मेरे ख्याल से अगर आता है, क्लियर है चीजें, तो 15 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और आगे के सारे लेक्चर ऐसे चलेंगे। क्योंकि जो बेसिक प्रोसेस है, उसका जो मैकेनिज्म है, करने का जो तरीका है, वो सभी में सेम है। एक दो चीजें अलग अलग होती हैं, यहां तो सारी चीजें सेम ही मिल जाएंगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यानी कि जो सबसे पहला टाइट्रेशन है, यहां पर हम लोग जो टाइट्रेशन करेंगे वो एसिड और बेस को लेके करेंगे। एक हमारा जो एसिड बेस, इनमें से एक कोई होगा वो एनालाइट की तरह काम करेगा और जो कोई एक होगा वो टाइट्रेंट की तरह काम करेगा। बस इतना ध्यान रखना है। ओके, एसिड बेस टाइट्रेशन को समझने से पहले एसिड कौन है, बेस कौन है, ये समझना हमको जरूरी है, जिसके लिए हम लोगों को एसिड बेस थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब एसिड बेस थ्योरी क्या है आप लोगों ने आई थिंक ये क्लास 11th में थी। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। एसिड बेस थ्योरी, ठीक है, तीन बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट तीन जो सबसे फेमस थ्योरीज हैं, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब सबसे ज्यादा मानी जाती हैं और जिसके आधार पे काम होते हैं। सबसे पहली थ्योरी है हमारे पास अरहेनियस थ्योरी। ठीक है, इनके हिसाब से एसिड कौन है और बेस कौन है, बस ये चीज आपको पता होना चाहिए। और फिर इनकी क्या प्रॉब्लम रह गई थी जो सब पे लागू नहीं हो पाई, वो दो बातें जाननी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम अरहेनियस के हिसाब से बात करें तो अरहेनियस कहते हैं कि जो एसिड है, ठीक है, अच्छा, अरहेनियस ने जो बात बोली थी, ये बात बोलते हैं पानी के अंदर, यानी कि कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ जब पानी के अंदर जाएगा, यानी कि इन द सॉल्यूशन, बिना पानी के ये बात नहीं करते। ये इनकी एक सबसे बड़ी खामी थी, बट कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था और काफी एक्सेप्टेड भी है। एसिड कौन होंगे? कोई भी सब्सटेंस विच, ठीक है, फर्निश मतलब जो अपने अंदर से निकालेगा, विच फर्निश H+ आयंस, जो कि हाइड्रोजन आयन अपने अंदर से निकालता है इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल ले लें, जैसे कि HCl है, इसको पानी के अंदर डाल दें तो ये H+ Cl-, तो यहां से क्या निकाल रहा है, ये H+ आयंस अपने अंदर से निकाल रहा है, तो इसको हम एसिड बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अरहेनियस ने कहा कि जो बेस होंगे, ठीक है, बेस क्या होंगे? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच फर्निश सब्सटेंस विच फर्निश OH- आयंस, जो अपने अंदर से क्या निकालेगा? OH- आयंस। देखो, अब आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं जब लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, और जब थ्योरी मैंने जो अंदर रिटर्न फॉर्मेट में लिखी हुई है वो थोड़ी सी आपको क्या है, दोनों में अंतर दिख सकता है। अंतर मतलब केवल राइटिंग पैटर्न में, कॉन्सेप्ट सेम ही होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो अपना कॉन्सेप्ट लिख के आते हैं। किसी भी बुक या जैसे आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, उस नोट्स को रटना नहीं है लाइन टू लाइन, समझ लिया है, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। इवन किसी भी टीचर की अगर किताब है या नोट्स है, वो खुद अपने नोट्स को डिट्टो नहीं लिख सकता है, वो अपनी समझ से ही लिखता है, और वही जरूरी होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या निकाल रहे हो? OH- आयंस का सिंपल एग्जांपल क्या है? NaOH। इसको जब पानी में डालोगे तो Na++ OH- आयंस निकलेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि पानी के अंदर, ठीक है,
आप H+ निकाल रहे हो तो एसिड है, नहीं निकाल रहे हो तो कह रहा है एसिड नहीं है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो H+ नहीं देते हैं अपने अंदर से, वो क्या है, एसिड है। बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो अपने अंदर से OH नहीं निकालते हैं और वो क्या है, बेस है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, बेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सबको पता होगा, NH3 अमोनिया बेस है, ठीक है। ये अपने अंदर से OH माइनस आयंस नहीं निकालता है। तो ऐसे सब्सटेंस को लेकर के ये कोई बात नहीं बोल पाए थे, वही उनका लिमिटेशन था। अरेनियस क्लियर हो गया, आगे आते हैं, ठीक है। फिर बाद में 2 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस ड्रॉबैक को दूर करने की कोशिश की। उनका नाम 2 साइंटिस्ट है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ठीक है। इसे हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने OH का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि एसिड कौन है, एसिड वो है जो H+ अपने अंदर से क्या करेगा, रिलीज करेगा। और दूसरा क्या बोल दिया, बेस कौन है, जो H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, खेल खत्म। इन्होंने सिंपल H+ के टर्म में अपनी बात बोल दी। जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड है, जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, बेस है। और इसी ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट पे ही एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। इसके एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बेस में हम समझ सकते हैं, जैसे अमोनिया के ले लेते हैं, बड़ा कॉमन एग्जांपल है अमोनिया वाला, ठीक है। ये क्या है, ओके NH3 की खासियत है कि अगर H+ मौजूद है तो इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसको दे करके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, NH4 बना लेता है और साथ में प्लस लग जाता है, ठीक है। अब जरा यहां पे गौर से देखो, ये अगर मैं रिवर्स में चलूं तो रिवर्स में ये क्या कर रहा है, H+ निकाल रहा है, और ऐसे जाएं तो ये H+ ले रहा है। इसमें अमोनिया में और अमोनियम आयन में, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनियम आयन। इन दोनों में अगर आप गौर से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है, इस एक H+ का। इन दोनों में सिर्फ एक H+ का अंतर है। ये एक H+ ले लेता है तो अमोनियम आयन बन जाता है, ये अपने अंदर से H+ निकाल दे तो अमोनिया बन जाता है। ऐसे 2 पेयर जिसमें केवल एक H+ का अंतर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर बोल लो या कॉन्जुगेट पेयर बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं, एसिड बेस, ध्यान रखेंगे, कॉन्जुगेट पेयर। ये जो कॉन्जुगेट पेयर वर्ड आया है ये इसी के लिए आया है, मतलब केवल एक H+ का अंतर होना चाहिए, उसी केस में बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगर हम गौर से देखें तो ये क्या है, बेस है, और यहां पर क्या है, अमोनियम आयन। अब ये क्या हो गया है, एसिड। इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड पेयर, ये बेस है, अब यहां पे ये एसिड है क्योंकि रिवर्स में ये H+ रिलीज कर रहा है, तो ये बेस हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, एसिड पेयर हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्जुगेट का जो कई बार कॉन्सेप्ट आता है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी हिंदी में भी देखते चलेंगे इसको, फिलहाल कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, H+ वाला हो गया, और इन्हीं की वजह से एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। तीसरी जो थ्योरी थी हमारे पास वो थी ल्यूइस थ्योरी। ल्यूइस थ्योरी सबसे ज्यादा कॉमन, बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने कहा H+ का भी कॉन्सेप्ट हटा दिया, H+ OH का सारा कॉन्सेप्ट हटा दिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस,
इन्होंने क्या कहा, एसिड कौन है, एसिड कौन है, ये एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि AlCl3। अच्छा, इसका जो एग्जांपल आता है वो आता है ऑक्टेट थ्योरी। एल्युमिनियम का अगर हम गौर से देखें तो है ना, एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, ये वाला एक ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये खाली है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। तो अगर इसको हम क्या कर दें, अमोनिया से रिएक्ट करा दें, अमोनिया के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगी। अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, चलो ये इस टाइम पर ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो ये हमको क्या मिल गया, AlCl3 और साथ में यहाँ पे हमारे साथ कौन जुड़ गया है, अमोनिया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, और अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या कहलाएगा, बेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात बोली गई थी, ठीक है। बेस क्या हो जाएंगे, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी टेंडेंसी है टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। खेल खत्म, बस ये पता होना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल। ओके, साथ में अभी एक वो भी बता दूंगा मैं, इनकी सबकी एक एक लिमिटेशन या एडवांटेज जो भी दे रखा होगा नोट्स में, वो आप एक एक लिख सकते हो। अदरवाइज केवल जब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो ये 3 आपको पॉइंट, मतलब तीनों लिख करके उनको एक्सप्लेन करना होता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आओ देखते हैं जरा। तो एसिड बेस थ्योरी की बात करें अगर हम लोग, तो क्या बोल रहा है ये, एसिड बेस थ्योरी इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेसिस। उनका बिहेवियर बताता है कि कौन होगा एसिड, कौन होगा बेस, किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, और देयर रोल इन केमिकल रिएक्शन, उनका केमिकल रिएक्शन में रोल क्या रहेगा, ठीक है। 3 मेन थ्योरी जो है हमारे पास कौन कौन सी है, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लीविस थ्योरी। अरेनियस की बात करें तो इनको प्रपोज किसने किया था, सेवेंटे अरेनियस, पूरे नाम की जरूरत नहीं है, अरेनियस याद रखना आपको। सबसे पहली और सिंपल थ्योरी थी एसिड बेस को लेकर के। इनका फोकस क्या था, ऑन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस हैं वो किस तरह से पेश आ रहे हैं। तो यहाँ पे पानी का होना जरूरी था, मीडियम का होना जरूरी था। इन्होंने कहा जो एसिड है वो टूटने के बाद पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, और जो बेस है वो टूटने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर OH- निकल रहा है, अभी समझाया मैंने, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ये सब पे लागू नहीं हो पा रहा था। ये इसके लिए पहली चीज तो एक्वा सॉल्यूशन होना जरूरी है, हर जगह तो एक्वा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बावजूद भी कुछ सब्सटेंस एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, पानी नहीं है, तो उस केस में कोई कैसे एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए, ठीक है। कैन नॉट अकाउंट द सब्सटेंस दैट एक्ट एज एसिड और बेस विदाउट प्रोड्यूसिंग H+ एंड OH- आयंस। कुछ सब्सटेंस जो बिना H+ और OH- आयंस प्रोड्यूस किए बिना ही एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कि लोन पेयर की बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बोल पाए, ठीक है। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्लियर। फिर उसको दूर करने के लिए कौन आए, मतलब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थी, वो अपना कर रहे थे काम, 1923 में लेके आए थे। जोनस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस लॉरी 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने केवल किस पे फोकस किया, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन पे, कि केवल प्रोटॉन के ट्रांसफर से ही हम लोग एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं।
एसिड को उन्होंने कहा जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जैसे कि HCl को पानी में डाल दो तो इसका अगर फॉर्मूला लिख दूं मैं प्रॉपर तरीके से, तो यहां से जो H+ निकलता है इस HCl से, ठीक है, यानी कि, और ये H2O का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो HOH इस तरीके से होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये ब्रेक करेगा तो क्या क्या आ जाएगा, H+ प्लस Cl-, ये जो H+ है ये यहाँ चला जाता है, तो ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, H+ कभी भी पानी में सिंगल नहीं रहता है, वो हाइड्रोनियम आयन बन के रहता है वो, ठीक है। तो इसने क्या किया, H+ डोनेट किया, तो ये अपना क्या हो गया, एसिड हो गया। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को और हाइड्रोनियम आयंस बना रहा है H3O प्लस। बेस क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे अमोनिया केस बताया था मैंने, ठीक है। ये H+ को ले लेगा, क्या है, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस हो जाएगा प्लस OH-। ये जो पानी है ये ब्रेक कर जाएगा H+ प्लस OH- में, और ये वाला प्लस आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो NH4 प्लस बन जाएगा, ठीक है। अमोनिया एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर फॉर्मिंग अमोनियम आयन। अमोनियम आयन ही गलत लिख दिया है, टाइपिंग ही गलत कर दी है, ठीक है। अब इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक H+ का ही लेन देन का हिसाब हो रहा था, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया अपना, क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। व्हेन एन एसिड डोनेट ए प्रोटॉन, जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो जो अगला बेस बनता है उसे हम कॉन्जुगेट बेस बोल देते हैं, ठीक है। उस तरह बेस जब एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि यहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ये बेस है, इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये एसिड बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे इसे, केवल एक H का अंतर। रिवर्स डायरेक्शन में अगर रिएक्शन ऐसी चल रही होती तो ये एसिड होता और ये इसका कॉन्जुगेट बेस होता, तो रिएक्शन के बाद वाला जो बनता है उसके आगे कॉन्जुगेट लगा देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, छोटा सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, HCl H2O, ठीक है। जो HCl है, अब जरा गौर से देखो यहाँ पर, ये क्या है, HCl एसिड है यहाँ पर, और अब यहाँ पर ये क्या हो गया, बेस बन गया है ये, ठीक है ना। यहाँ से ये H+ डोनेट कर देगा यहाँ से, तो वापस ये HCl बन जाएगा, तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ अभी क्या है, बेस बन गया ये, ठीक है। सॉरी, क्या है इसका, एक मिनट फिर से देख लें जरा। हाँ, HCl ये क्या है, एसिड है, और H2O ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। अब रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से क्या निकलने वाला है, H+ निकलेगा, तो ये आ गया अपना बेस। एसिड क्या कर रहा है, H+ दे रहा है, बेस क्या कर रहा है, अपने अंदर से H+ को निकाल रहा है, तो ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो ये बेस कहलाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा ये, ठीक है। तो HCl एंड Cl कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट पेयर है ये, ठीक। अच्छा, ये H2O को ना दे करके Cl के टर्म में इन्होंने ले लिया इसको, ठीक है। H2O बेस है और H3O प्लस इसका जो हो जाएगा कॉन्जुगेट, अच्छा सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये तो यही रहेगा, और यहां पर आ गया Cl-, ये है इसका बेस, ठीक है। एक्सेप्ट करता है, सॉरी बेस क्या करता है ना, एक्सेप्ट करता है, डोनेट नहीं करता, डोनेट एसिड करता है, तो ये बेस है, ये H+ एक्सेप्ट करके वापस से HCl की फॉर्म बना लेगा, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस हो जाएंगे, यही दो बातें यहां लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर है बातें। एक टर्म आता है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस। एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की ही तरीके से बिहेव कर लेते हैं। जैसे कि अपना पानी, अगर उससे हायर कोई एसिड है तो बेस की तरह रिएक्ट कर लेगा, अगर पानी के साथ कोई हायर बेस रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिड की तरह काम कर लेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्ट करेगा, तो दोनों ही तरीके से जो एक्ट कर लेता है, यानी कि उसके पास दोनों टेंडेंसी है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी कर सकता है, ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहते हैं।
ठीक है, ओके। ठीक है, कैन डोनेट प्रोटॉन, ये हो गया एक्वा सोल्यूशन नॉन अकेस प्रोटिक, ओके। अब ल्यूइस थ्योरी की बात करें। ल्यूइस थ्योरी क्या बोल रहे हैं, गिलबर्ट एंड ल्यूइस ने दी थी, इन्होंने फोकस किया था इलेक्ट्रॉन पेयर पर। इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो डोनेट होंगे या एक्सेप्ट किए जाएंगे प्रोटॉन की बजाय। तो इनकी सिंपल कहानी है, एसिड कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। BF3 यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, ये अमोनिया के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। BF3 का वही वाला एग्जांपल आ गया जैसे मैंने AlCl3 का दिया था, ये F है, F है, F है, यहाँ पर ये खाली पड़ा हुआ है, तो इसके अमोनिया के आयन इसके पास आ जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो BF3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड की तरह काम करेगा और अमोनिया बेस की तरह काम करेगा। बेसिस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, बेस बोलते हैं। सिंपल कहानी है, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया तो बस आपको लिखना है, एग्जाम्पल देना है, खेल खत्म। इसके मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट है ना, रिक्त कक्षिकाएं जो होती हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं और एटम के बाहर, वो जब खाली होती हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद हो तो अच्छी बात है, या डिटेल में नहीं जाना हमको। तो जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो उनको इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्यों ऐसे नहीं बोलते एसिड कहते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज फिर एसिडिक की वाली ही शो होती हैं, इसीलिए उनको एसिड कहा जाता है, ठीक है। ल्यूइस बेस, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। अमोनिया के ऊपर भी हम लोग जानते हैं अच्छे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, पानी के ऊपर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो बेस की तरह काम करेंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल दैट डू नॉट इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफर। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही था, जहां पे प्रोटॉन या H+ OH- का कोई चीज नहीं है, उसके बावजूद कोई कैसे एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, उसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा पाया था, और इसीलिए इस ल्यूइस कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ जा करके। लेकिन हाँ, तीनों की तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। अगर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट को पूरा हमें क्लियर करना है तो तीनों कॉन्सेप्ट हमको समझने होंगे, पढ़ने होंगे। मतलब किसी एक थ्योरी से हम पूरा एसिड बेस क्लियर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जाके ये अटक जाएगी, तो दूसरी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी हमें। तीनों मिल करके पूरा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन दे दिया मैंने समझने के लिए, भाई आप टेबल बना सकते हो इजीली। अगर एग्जाम में 3 नंबर में आया तो आप सिंपल टेबल बना के आ सकते हो। अरेनियस H+ दे रहा है, OH- दे रहा है पानी के अंदर, और ये केवल एक्वा सोल्यूशन पर ही लागू होता है। ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन देता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है। ये प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के ऊपर ही अप्लाई करता है केवल। ल्यूइस ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है, बेस है। ब्रॉडेस्ट सबसे बड़ा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंक्लूड ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शंस, जिनमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं हर जगह ये लागू होता है। क्लियर है बातें, बहुत ज्यादा डीप में मत चले जाना, फिर कह रहा हूं मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऊपर रखना है, जो शायद आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा। तो बस अपना वही कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। उसके बाद आता है अपना एसिड बेस टाइट्रेशन। अब हमको ये क्लियर हो गया है कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, फिर एसिड बेस टाइट्रेशन कर लो। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम रहेगा जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। भाई एसिड बेस टाइट्रेशन लेबोरेटरी मेथड है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस बाय स्लोली एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन टाइट्रेंट। पूरी वही डेफिनेशन लिखनी है। एसिड बेस क्या है, एक लेबोरेटरी मेथड है जहां पर हम टाइट्रेंट को धीरे धीरे डालते हैं एक अननोन कंसंट्रेशन के अंदर, जब तक कि एंड पॉइंट या एक्यूलेस पॉइंट नहीं आ जाता है, ठीक है। वेयर एसिड एंड बेस हैव कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर, वहां जब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो एनालाइट के अंदर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। याद आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिर ये अब यहां डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने कहा अब चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है, कौन कौन चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, की कंपोनेंट। एसिड बेस लिया जाएगा, भाई इसमें से कोई एक टाइट्रेंट बनेगा, एक वो बन जाएगा, एनालाइट बन जाएगा। टाइट्रेंट चाहिए होगा, एनालाइट चाहिए होगा, इंडिकेटर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक काम करेगा। इंडिकेटर्स चाहिए होंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल में करा चुका हूं।
फंडामेंटल्स के अंदर, तो वही डेफिनेशन आप यहाँ लिख देंगे। ये यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पे क्यों लिख दिया, यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि अगर क्वेश्चन आया कि भाई एसिड बेस टाइट्रेशन को बताओ, तो ये नहीं कि हमने फंडामेंटल में पढ़ा था, इसमें भी इस्तेमाल होते हैं, तो हमको डेफिनेशन देनी है, उसके कंपोनेंट बताने हैं, उस कंपोनेंट में इंडिकेटर भी आते हैं, इंडिकेटर को डिफाइन करना है, ठीक है। तो वही सेम डेफिनेशन है जो पहले पढ़ ली, वही यहां बतानी है आपको। क्या होते हैं इंडिकेटर? सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर बदल लेते हैं एक खास पीएच पर आकर के, और हम उसको विजुअली देख पाते हैं कलर चेंज होते हुए, जो कि इंडिकेट करता है कि टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी को एंड पॉइंट बोलते हैं। सेम डेफिनेशन, इंडिकेटर की डेफिनेशन यही सेम चलेगी हर जगह, ठीक है। तो ये टॉपिक अब आगे के आसान लगेंगे। फिर कह रहा हूं बेसिक फंडामेंटल जो 2 लेक्चर में कवर किया है उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे आते हैं, इंडिकेटर्स की वही टेबल मैंने यहां दे दी है जो वहां पे मौजूद थी, आप यहां पे यूज कर सकते हो। सबसे पहले फिनोप्सिलीन है, मिथाइल ऑरेंज जो मैंने बताई थी, सेम टेबल है, ठीक है। और क्या क्या इंडिकेटर चाहिए, इंडिकेटर के बाद ब्यूरेट चाहिए होगा, फिर एल्समेयर फ्लास्क चाहिए होगा जिसके अंदर एनालाइट रखा जाता है, ठीक है, इंडिकेटर डाल करके ये कंपोनेंट बता दोगे। जब एसिड बेस टाइट्रेशन बता रहे हो या कोई भी टाइट्रेशन बता रहे हो, तो ये बेटा बेसिक आप समझ लो, 5 नंबर में क्वेश्चन आया है आपके पास, तो डेफिनेशन देने हैं, उसके कंपोनेंट ये सब में सेम ही रहने वाले हैं कि भाई टाइट्रेंट होगा, एनालाइट होगा, इंडिकेटर होगा, ठीक है, ब्यूरेट होगा, फ्लास्क होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दोनों को भी आपको डिफाइन करना है कि ये दोनों पॉइंट उसके अंदर आते हैं। जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो दोनों पॉइंट आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत तेजी से लेक्चर आगे बढ़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट को बता दोगे, पॉइंट एट विच द मोल्स ऑफ टाइट्रेंट एडेंट आर स्टोइचियोमेट्रिकली, बिल्कुल सेम टू सेम दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, एनालाइट के और टाइट्रेंट के। और एंड पॉइंट कब होता है? जब हमको दिखता है कलर चेंज होते हुए। आइडियली द एंड पॉइंट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू इक्विवेलेंस पॉइंट। दोनों सेम नहीं होते हैं, एंड पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा जो टाइट्रेंट होता है ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि कलर हमें दिख सके, लेकिन काफी क्लोज होता है तो हम उसको ऑलमोस्ट सेम ही मान के चलते हैं। इसको डिफाइन कर दोगे। फिर स्टेप्स क्या है? वही सेम जो हमने डिस्कस किया था, प्रिपेयर करोगे, यानी कि आप प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? आप एनालाइट ले लोगे, फ्लास्क में डाल लोगे, जो मेजर्ड वॉल्यूम 20 ml 40 ml जो भी है उसको फ्लास्क में डालोगे, और कुछ ड्रॉप डाल दोगे इंडिकेटर के। टाइट्रेशन स्लोली ऐड टाइट्रेंट, यहाँ लिख सकते हो कि आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना करके उसे ब्यूरेट में भरोगे, फिर आप धीरे धीरे टाइट्रेंट को डालोगे एनालाइट में और लगातार उसे हिलाते रहोगे, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। ऑब्जर्व करते रहोगे कलर चेंज के लिए, ठीक है। हमारा गोल क्या है कि एंड पॉइंट आ जाए, वेयर द इंडिकेटर चेंजेस कलर। जैसे ही इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा वो एंड पॉइंट कहलाएगा, इंडिकेटिंग दैट द इक्विवेलेंस पॉइंट हैज बीन रीच, और वो बता देगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। कोई चीज अलग तो नहीं है, सारी चीज सेम है, तो यहाँ पे भी आपको वही चीजें रिपीट करनी है, लिख दी है इसलिए मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख सकता था प्रोसेस सेम एज लास्ट लेक्चर, बट थोड़े से पॉइंट रहेंगे तो जनरल पॉइंट आप लोग लिख पाओगे, और कुछ नहीं है। देन कैलकुलेशन, जो अपना M1V1 वाला फॉर्मूला था वो कैलकुलेट कर लोगे आप, वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लोगे, टाइट्रेंट में कितनी खपत हुई है, ठीक है, उसका हमें पता तो होता ही है, M2 पता ही होता है, यहाँ से V2 पता चल जाएगा हमको, कैलकुलेट कर लेंगे, M1V1 V2 लगा करके खेल खत्म। इतना ही बताना है हमको, इसकी एप्लीकेशन बता सकते हो बाद में। अब जो कैलकुलेशन की बात रही है यहाँ पर, यहाँ आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ। अगर वो एग्जाम्पल आपको याद रहता है, 5 नंबर का सवाल है, तो आप एग्जाम में एग्जाम्पल लिख करके एक कैलकुलेशन छोटी सी दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है लेकिन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है भाई? हमको कंसंट्रेशन पता चल जाता है एसिड या बेस का, ठीक है। एनालाइजिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल, कोई केमिकल कितना प्योर है वो पता चल जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि फूड प्रोडक्शन है, वाटर ट्रीटमेंट है या फार्मास्यूटिकल्स है, उसके अंदर एसिड बेस का हम लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे दिया है HCl का और NaOH का, ठीक है। उसमें हम लेके चल रहे हैं कि M1 कंसंट्रेशन ये अननोन है, HCl का है। V1 वॉल्यूम कंसंट्रेशन ये हमें पता लगाना है, V1 कितना है 25 ml के अंदर हमने उसे डिसॉल्व कर लिया है। M2 NaOH ये 0.1 मोलर है, ठीक है, और जो एंड पॉइंट आया है वो 30.5 ml पे आ गया है। तो आप एक खुद से चाहो तो एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो, सीधा उठा के वैल्यू रखोगे यहाँ पर, ये आ गया तुम्हारी वैल्यू, खेल खत्म। कितना कंसंट्रेशन निकल के आता है? 0.122। एक चाहो तो एग्जाम्पल का अगर मन हो तो दे सकते हो, अदरवाइज कोई भी कंपलसरी नहीं है। फिर कह रहा हूं
ये लेक्चर आपको अगर फास्ट लग रहा है तो आप पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, सारी चीजें रिपीट हैं, कोई भी चीज नई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए, तो इसको समझते हैं क्या टाइप्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जब आप टाइट्रेट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपका जो टाइट्रेंट है और आपका जो एनालाइट है, पहली कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन क्या है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग रखा, बेस वीक कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या है, एसिड को क्या कहते हैं, टाइट्रेंट जो है उसको हमने वीक कर दिया और इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। चौथी कंडीशन क्या है, ये भी वीक है और ये भी वीक है। तो इस तरीके से 4 कंडीशन बनती है हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग के आधार पर कि हमारा एनालाइट और टाइट्रेंट क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बातें याद रखने वाली हैं, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट ये हमको समझना है कि इस टाइप से टाइट्रेशन होते हैं। शायद किसी एक स्टेट में कुछ इसके बारे में हल्का सा कुछ पूछा गया है, तो देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड बेस इन्वॉल्व। स्ट्रेंथ बताई मैंने, उसके आधार पर हम इसे क्लासिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीएच चेंजेस एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगाऊं, इमेजिन करो आपका जो यहाँ पर क्या है, एनालाइट है। अब इमेजिन करो पहला वाला केस, ऊपर ये ब्यूरिट है, ठीक है। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, नीचे वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आएगा, तो यानी कि पूरा न्यूट्रल, जो एक्स्ट्रा ड्रॉप एसिड का जैसे लास्ट पॉइंट आएगा, दोनों पूरे पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहां हमारा पीएच क्या रहेगा, ऑलमोस्ट 7 के आसपास न्यूट्रलाइज रहेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हमारा इंडिकेटर भी उसी हिसाब से रहेंगे जो न्यूट्रल पे अपना कलर चेंज करेगा। अब इमेजिन करो कि हमारे पास जो ये बेस है ये वीक है, तो जैसे ही यहां पर अगर एक ड्रॉप एक्स्ट्रा आ जाएगी ऊपर से लास्ट में कलर चेंज करते वक्त, तो मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जो इसका पीएच है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 7 चला जाएगा। यानी कि पीएच गिरेगा, तो हमको इंडिकेटर भी ऐसा लेना है कि वो पीएच चेंज होने पर अपना कलर चेंज कर दे। ये चीज इसमें थोड़ा सा बस समझने वाला है। ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से टाइट्रेंट और इसका जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमारा पीएच में चेंजेस आ रहे हैं एंड पॉइंट के समय। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम लोग क्या ले लेंगे, HCl और NaOH। इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे आया था, जैसे मैंने बताया। रिएक्शन इसकी सिंपल लिख के बता दोगे, ठीक है। अब क्योंकि न्यूट्रल पर इसका क्या आ रहा है, पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है एंड पॉइंट पर, इसलिए इंडिकेटर हम या तो फिनोल्फथालीन ले लेंगे। चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक एज द सॉल्यूशन बिकम स्लाइटली बेसिक, हल्का सा बेसिक कह सकते हैं, रह जाएगा, ठीक है। या ब्रोमोथाइल ब्लू, चेंजेस फ्रॉम येलो टू ब्लू अराउंड द न्यूट्रल पीएच। जो न्यूट्रल पीएच पे क्या होता है, येलो से ब्लू में चेंज हो जाता है। तो डिपेंड करता है उसके पीएच के आधार पे हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इंडिकेटर। बस इतना बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिजल्ट इन रैपिड एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे बड़ी तेजी से पीएच में चेंज आता है। लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू 7। ये चीज याद रखिएगा बस। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, यानी कि जो एंड पॉइंट आ रहा है, वो हमारा ये आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये 2 चीजें आपको पक्का मेंशन करनी है अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ओके, तो हमको जब पता है कि हमारा पीएच 7 के आसपास आएगा एंड पॉइंट पे, तो इट इज आइडियल फॉर यूजिंग इंडिकेटर दैट चेंज कलर एट और नियर न्यूट्रल पीएच। तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो इस पे कलर चेंज करता है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। बस यही थोड़ी सी बातें हैं जो इसके बारे में जाननी है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। एक एग्जांपल बता देंगे, पीएच लेस देन 7 आएगा, रिएक्शन एक बता सकते हो, खेल खत्म। इंडिकेटर इसमें बहुत सारे हैं, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, आप एग्जांपल दे सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वीक बेस ओनली पार्शियली न्यूट्रलाइज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक। क्योंकि वीक बेस है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, तो कुछ हद तक ही न्यूट्रलाइज कर पाता है एसिड को, तो इसीलिए जो रिजल्टिंग सॉलिड हमारा सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक रहता है, ठीक है।
इंडिकेटर दैट चेंज कलर इन द एसिडिक रेंज आर टिपिकली यूज्ड, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो एंड पॉइंट पे सोल्यूशन कैसे रहने वाला है, एसिडिक रहने वाला है, तो हम ऐसा इंडिकेटर यूज करेंगे जो एसिडिक उसमें मीडियम में अपना कलर चेंज करेगा। इस तरह वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, एग्जांपल दे दोगे। अब यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच की वैल्यू मोर देन 7 आएगी एंड पॉइंट पर, ठीक है। ये रिएक्शन बता सकते हो, इंडिकेटर फिनोल्फथलीन आ गया और थाइमोल फिथिलीन आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे इसकी, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द वीक एसिड लीविंग द सॉल्यूशन बेसिक। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है, वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो लास्ट में सॉल्यूशन हमारा कैसा आता है, बेसिक बन जाता है। उसी के आधार पे हम अपना क्या लेते हैं, इंडिकेटर ले लेते हैं। लास्ट में है वीक एसिड वीक बेस, इसका भी इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पर आएगा, 7 पर ही आएगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आया था, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, केवल एग्जाम्पल और इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट किस पीएच पे आ रहा है, ये चीज आप पक्के से याद कर लेंगे। इसके अलावा ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आए, तब भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें लिख दी हैं यहाँ पर कि अगर नियर फ्यूचर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर सको। इसमें इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल होगा, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है द टाइट्रेशन कर्व इज नॉट एज शार्प एज स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, क्योंकि ये वीक होते हैं तो उतना अच्छा डिसोसिएशन नहीं होता है, उतने अच्छे इसके आयंस टूट करके बाहर नहीं आते हैं, तो शार्प एंडिंग नहीं आती है, मेकिंग द इक्विवेलेंस पॉइंट हार्डर टू डिटेक्ट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट एकदम एग्जैक्ट पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली जब रियल में प्रैक्टिकल करोगे लैब में, तब ये इस बात का एग्जैक्ट मीनिंग और डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन उतना डिटेल में हमारे पास करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ये 4 याद रखने हैं। ये एक 5वां जो मैंने डाला इसके अंदर, ये थोड़ा सा अलग है, पॉलीप्रोटिक एसिड टाइट्रेशन। पॉलीप्रोटिक एसिड टाइट्रेशन, अब टाइट्रेशन की बात हो रही है तो पॉलीप्रोटिक का भी जिक्र आना चाहिए। पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है जैसे H2SO4 है अपने पास, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस प्लस H+, पहले स्टेप में एक H+ निकलता है, फिर ये बचा रह गया दूसरे स्टेप में, यानी कि 2 स्टेप प्रोसेस होती है ये, SO4 2 माइनस प्लस H+। ये वाला इजीली H+ निकल जाता है, ये वाला H+ उतना इजीली नहीं निकलता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है। तो पॉलीप्रोटिक, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, जब एक से ज्यादा प्रोटॉन कोई एसिड दे रहा हो तो उसे पॉलीप्रोटिक कहा जाता है। उसका एग्जांपल आप H2SO4 जरूर याद रखिएगा, इसमें 2 बार H+ निकलते हैं हमारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट दिमाग में रखिएगा। अगर पॉलीप्रोटिक एसिड टाइट्रेशन का एग्जांपल पूछ रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको एग्जांपल देना है। इक्विवेलेंस पॉइंट की एक खासियत है, मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं ड्यू टू मल्टीपल प्रोटॉन बीइंग टाइट्रेटेड। अलग अलग इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं, एक बार इसके लिए आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, फिर एक बार इसके लिए आएगा। अब दिमाग में ये मत डालना सर कैसे, वहां नहीं जा रहे अभी हम, वो बहुत डिटेल हो जाएगा टॉपिक फिर, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है। रिएक्शन वो मैंने अभी लिख के दे दी, पहले स्टेप में ये वाली रिएक्शन होती है, फिर दूसरे स्टेप में ये वाली रिएक्शन हो जाती है। इंडिकेटर, कई सारे इंडिकेटर इसमें यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पीएच एट ईच इक्विवेलेंस पॉइंट, अलग अलग इंडिकेटर का यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर देन 1 प्रोटॉन होते हैं जो डोनेट होते हैं उसके अंदर से। सो द टाइट्रेशन कर्व शो मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट, कई सारे इक्विवेलेंस पॉइंट पीक दिखाता है वो ग्राफ के अंदर। नीचे समरी दे दी है सभी की, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और मेनली उनका क्या इक्विवेलेंस पॉइंट किस पॉइंट पे जाकर के आएगा, वो चीज मेनली आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतना ही था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसी तरह बाकी के भी होंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और आएंगे। बेसिक, फिर कह रहा हूं, बेसिक टाइट्रेशन की प्रोसेस याद कर लीजिए, वो सब में सेम आएगी, तो उतना जो पार्ट होगा वो फटाफट मैं इतना बोलूंगा, सेम प्रोसेस पीछे की तरह, बस, ठीक है। इतना बोल करके यानी कि वो प्रोसेस आप लिख लीजिए, उतनी प्रोसेस कि हम पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, फिर एनालाइड, इंडिकेटर, ये जो प्रोसेस है बेसिक, फिर कैलकुलेशन होगी लास्ट में जाकर के, इसको लिख के दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई भी टाइट्रेशन आएगी उसकी प्रोसेस में आप यही लिख करके आएंगे। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए। कल जो नेक्स्ट टाइट्रेशन है उसको हम लेके आते हैं और खत्म करते हैं इसको फिर फटाफट। ओके, मिलते हैं कल। गुड नाइट।